चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज के टेस्ट का डिस्कशन हम लोग टेस्ट को डिस्कशन करने वाले हैं 87 नंबर सेट। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। और जो डेली टेस्ट आपके जो मैथ्स के होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट होते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में 40 क्वेश्चन का मैथ्स का डिस्कशन और 40 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का भी होता है, टेस्ट होता है। तो डेली टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। ये सवाल एकदम एक एक सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। श्रेणी भी यहां दिया हुआ है, आपका बट्टा दिया हुआ है। लगातार बट्टा दिया तो एक समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। बट्टा की मतलब ये एक साथ एक बार बट्टा दिया हो तो समतुल्य इसका बट्टा क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा, क्या हम 5% को लिख सकते हैं? 5% को लिख सकते हैं 1/20। मतलब ये 20 था, एक छूट मिला तो 19 पर इसको सेल कर दिया। ये मार्केट प्राइस है और ये आपका सेल प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है ना। कोई दाम आपका 100 था, 5% डिस्काउंट पे बेचा तो 20 था। ये 20 था, एक डिस्काउंट पर बेचा तो 19 हो गया। 6-15 में होता है 10 यहां पे देखिए 6-15 में इसका डिस्कशन होता है पीआरटी का। 10% की अगर बात करें तो यहां 10 था और एक आपका छूट देगा तो 9 हो जाए, क्योंकि 10% को आप लिख सकते हैं 1/10। 15 को लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं आपका 3/20। 20 था और 3 डिस्काउंट दिया तो ये आपका आ गया कितना? 17। फिर बात करेंगे यहां पे 20% था, 5 था, 4 का यहां पे डिस्काउंट दे देंगे। तो 4 से अगर काटने की कोशिश करें तो ये 5 बार में कट गया। 5 पचे 25 दूनी 50, यहां पे आ जाएगा कितना? 5000। ठीक है, यहां पे आ जाएगा कितना? 5000 आ जाएगा। ठीक है भाई यहां पे। और यहां से अगर इसको गुणा करेंगे, इसको जब गुणा करेंगे तो 2907 आएगा। तो यहां पे देखो, कोई वस्तु 5000 का था और इसको बेच रहे हैं 2907 में, तो डिस्काउंट कितना का मिला? तो डिस्काउंट आपका मिला इतना का। ठीक है, डिस्काउंट इतना का मिला तो यहां से आपका एमआरपी से डिस्काउंट मिल रहा है। ये गुणा करेंगे, ये आ जाएगा परसेंटेज आंसर। डबल जीरो से कटा, ये अगर 0 बाहर छोड़ते हैं तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20 और यहां पे एक बार में, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 41.86% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून आशुतोष, गुड आफ्टरनून। बी इज द राइट आंसर, जेंट्स बॉयज, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आ गया बी, ऑप्शन बी बी बी। ठीक है, बी बी, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये सवाल, आपके जो सवाल हैं, ये सवाल अलजेब्रा का हो और ये सवाल बेहतरीन है। एक बात समझिएगा, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म इक्वल टू 0, यहां पे x² का मान पूछ रहा है। एक बात समझेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म एक जैसा है? मतलब हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्री है सब। अगर ये सिमेट्री यूज करेंगे, क्यों सिमेट्री यूज करते हैं इस बात को देखिएगा। जैसे हम कहते हैं कि जय कृष्ण श्री कृष्ण, जैसे हम कहते हैं क्लास में सब 20 साल का उम्र का लड़का है, तो हम कहेंगे 20 साल का उम्र का लड़का है, तो कहेंगे सभी को जोड़ो तो 20 साल का उम्र का है, तो कितना एज होगा सब मिलाकर। आप क्या करते हैं, 20 को सबको 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, आप ऐसे लिखते हैं क्या? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, इस तरह से देख कर जोड़ते हैं क्या? नहीं, क्या करते हैं, एक बच्चा का देख लिया 20 है तो सभी बच्चा का, अगर मान ले 20 बच्चा है तो इसको 20 से गुना कर देंगे। मतलब ये सिमेट्री यूज की है, सभी एक जैसा है तो सिमेट्री यूज की है। तो यहां भी हैप्पी नवरात्रि। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस बात को समझिएगा। यहां पे सब देखो x², यहां भी x², यहां भी x², a², यहां भी b², यहां c², 2c², 2a², 2b², b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। यहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं? सिमेट्री यूज करते हैं। सिमेट्री में क्या होता है, जो आपका वेरिएबल है ए बी सी, सभी को बराबर मानते हैं, सभी को बराबर कर देते हैं। अगर एक जैसा दिखने में लगे, एक जैसा दिखने में लगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री यूज करेंगे। और जो आपका वेरिएबल है ए बी सी, उसको हम बराबर कर लेते हैं। अब देखिएगा यहां पे बराबर कर
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये सी को भी, ये सब बराबर है तो सी को भी हम ए मान लेते हैं, तो ये 2 प्लस सी स्क्वायर हो गया। बी को भी हम, क्योंकि सब बराबर तो सबको हम ए मान लिए, बी को भी ए मान लो, सी को भी ए मान लो, और इस तरीके से सब टर्म में होगा। यहां भी यही चीज आएगा, यहां भी पुट करेंगे ए का वैल्यू यही आएगा और यहां भी यही आएगा, तो इसको डायरेक्ट हम कितना कर देते हैं, 3 गुना कर देंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से एक बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यहां पे a पुट कर देंगे, ए स्क्वायर। एक बात बताइए, ये उधर चल जाएगा और ये बटा में 0 चल जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि बटा में 0 के बटा में 3 रहेगा तो ये भी 0 होगा। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उधर चल जाएगा तो -3a स्क्वायर हो गया। सिमेट्री यूज अगर करते हैं तो सिमेट्री यूज में क्या होता है, सारे वेरिएबल को हम ए बराबर मानते हैं, सब एबीसी सब में एक्स तो निकालना है, उसको हम नहीं मानते, एक्स को निकालना है, तो एक्स का आ गया -3a स्क्वायर। तो ऑप्शन यूज करना है, कौन से ऑप्शन में वैल्यू आपका -3a स्क्वायर दे रहा है, तो इसी में आपका आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। जैसे a स्क्वायर है तो b को भी a बना दो, c को भी a बना दो, तो ये आ गया 3a स्क्वायर माइनस, तो आपका सेटिस्फाई हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया, बी सेटिस्फाई हो गया। जय माता दी आशुतोष, है ना, यहाँ पे इसका आंसर अशोक का, जय माता दी, गुड आफ्टरनून गौतम, तो ये इसका सही उत्तर आ गया। अगर किसी को समझ नहीं पाए तो आप बोल सकते हैं, इसको हम समझाने की कोशिश किए और बेहतरीन तरीके से हम समझाएं, ठीक है। कमल हैप्पी नवरात्रि ग्रुप भाई, ठीक है। क्या इस बात को आप समझ पाए, सिमेट्री यूज करके समझ पाए, बोलो मेरे भाई। अगर हम कहेंगे यहां से कि सबका वैल्यू 1 कर दो, तो ये सबका वैल्यू आप 1 भी कर सकते थे, a बराबर b बराबर c 1 पुट कर दो, तो यहां अगर 1 पुट करते हैं तो ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 ये आ गया +3, और यहां से भी 1 1 करेंगे तो ये 2, और यहां से आ गया ये भी टर्म सेम ही आएगा, तो यहां 3 गुना कर दिए डायरेक्ट। अरे भाई 20 20 20 क्या लिखेंगे, 20 + 20 करेंगे, डायरेक्ट 20 गुना 3 करेंगे, तो ये देखिए सब उधर चल गया, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर आ गया -3। तो ऑप्शन देखो -3 कौन आता है, यहां भी 1 यहां भी 1 1 -3 आंसर, ये आंसर आ गया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इस चीज को हम समझ पाए, सिमेट्री यूज कर दिए और आंसर को आ पाया, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक। अगर यहां पे मान लेते हैं ये माइनस में रहता और ये प्लस में रहता, कभी सिमेट्री यूज नहीं होता, क्योंकि सब में अगर पॉजिटिव है तो सब में पॉजिटिव होना चाहिए, अगर यहां निगेटिव तो यहां भी निगेटिव, यहां भी निगेटिव होना, तभी सिमेट्री यूज होगा। अलग अगर कुछ भी रहेगा तो सिमेट्री यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहां पे सवाल बोला गया, इस बात को समझिएगा, बात को यहां से समझिएगा। यहां पे बोला गया है कि 2 बिलियन है ए और इसका रेशियो दे रखा है 4:3, और यहां पे बी का जो दे रखा है ये दे रखा है इसमें 9:4 है। यहां पे एसिड है और एक वाटर है। अब क्या क्या रहा है कि यहां पे कह रहा है कि इससे 4 लीटर, इससे कितना लीटर, 4 लीटर इससे लिया और इससे आपका 5 लीटर लिया, और इसको लेकर एक नया मिश्रण बना दिया, एक नया मिश्रण बना दिया, और ये इससे 4 लीटर इससे 5 लीटर लिया और एक नया मिश्रण बना दिया। इसी नया मिश्रण में कह रहा है कि एसिड और वाटर क्या होगा। बात समझिएगा मेरे भाई, जब भी मिलाने की बात करें, जब भी मिलाने की बात करें तो सबसे पहला हम इसको जोड़ते हैं, 6 3 4 3 7 और यहां पे 14। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यहां पे आपको जब तक इसको मिलाएंगे, जब इसको मिलाएंगे तो कह रहे हैं यहां 4 लीटर और यहां 5 लीटर मिलाया गया, तो 4 लीटर 5 लीटर मिलाएगा तो सबसे पहले इसको बराबर करेंगे, तब यहां ये 4:5 के रेशियो मिलेगा। तो यहां पे बोले 7 14, कभी 4:5 इसको निकालना है, 4:5 के रेशियो में लेना है, तो बताइए 4:5 कैसे गुना करेंगे, रेशियो लेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम बराबर गुना करते हैं, यहां पे 2 गुना और यहां पे 1 गुना। अब ये 14 14 आ गया, अब इससे 4 लेना है तो 4 गुना कर दीजिए, इससे 5 लेना है 5 गुना कर दीजिए। एक बात बताइएगा, हम कहेंगे ये 4:5 में मिला है, तो देख लीजिए 4:5 में मिला है कि नहीं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कैंसिल होगा, 4:5 में मिलेगा। अब देखो हम एक्स्ट्रा क्या गुना किया है बराबर करने के, 4 दूनी 8, तो यहां भी 8 गुना कर दो, यहां भी 8 गुना कर, यहां क्या गुना किए 5 5, 8 चौक 32 9 पचे 45, 8 चौक 32 9 पचे 45,
तो ये आपका आ गया 77। और यहां से अगर बात करें 8 या 24, 5 5 25, ये 49 आ गया, और ये 7 से कटेगा तो 11 रेशियो आपका 7। ऑप्शन नंबर आ गया कौन, सी द राइट आंसर। आज की जो सवाल है, आज की जो क्वेश्चंस है वो भी आपके लेवल के हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज के सेट में देखने को मिला। और सवाल आपका जेंट्स का आ गया आपका 11:7, ठीक है। या दूसरी भाषा में आप ऐसे कर सकते हैं कि सर ए आप में 4 लीटर है और बी में आपका यहां पे दिया हुआ है सर 9 लीटर है, इसका रेशियो में इसमें आपका एसिड और वाटर, इसमें भी एसिड और वाटर दे रखा है सर। ये दे रखा है भाई 4:3 और यहां दे रखा है 9:5। तो यहां से काम करेंगे कि 4 लीटर टोटल है यहाँ पे 7, तो इसमें से एसिड की मात्रा निकाल लेते हैं। तो यहाँ 4 3 7, 7 यूनिट बराबर 4, एसिड की मात्रा 4 चौक 16/7। और यहाँ पे अगर एसिड की मात्रा निकालेंगे तो 9 5 चौक 10 गुणा 9 कर देंगे, 9 9 81। इसका एसिड लेंगे, जोड़ेंगे, इसका वाटर निकाल के वाटर को एक साथ, एसिड जोड़कर इस तरह से भी आप निकाल लेना, ये भी आंसर आ जाएगा। वाटर को एक साथ, एसिड को एक साथ जोड़कर इसको निकाल लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां आ गया, फिर इसी तरह से 9/14 गुणा 5 करेंगे तो यहां से आपका आ गया वाटर का और ये आ गया एसिड का। इसी तरीके से यहां पे आपको ले सकते हैं, ये आपका 7 गुणा 3, तो ये आपका वाटर को एक साथ जोड़ देंगे, एसिड को एक साथ जोड़ देंगे और रेशियो आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को कोई भी परेशानी अगर है तो वो कमेंट कर सकते हैं। एक चीज बताइएगा कि sin θ1 और cos θ2 अगर ये बराबर दे दे तो समझ जाइएगा कि θ1 और θ2 जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, वो 90 डिग्री के क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को समझिएगा, है ना, 90 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि यहां पे आ जाएगा थीटा 90 माइनस θ1 और cos 90 माइनस θ1 sin थीटा, और sin θ1 बराबर हो जाता है, यही चीज इसीलिए। तो वहां से बताओ कि ये sin θ1 है और ये आपका θ2 है, दोनों कह रहा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 3x और 3x माइनस 45 ये आपके 90 के बराबर है। तो यहाँ 6x ये उधर चल जाएगा तो 135 और x बराबर आ गया 135/22, ये आ गया x का मान आ गया कितना, x का ही मान पूछा गया है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया आशुतोष, मनीष, चैंस बॉयज, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आपका आ रहा है, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक दीवार के सहारे, एक दीवार है, ये वॉल है ना, ये एक वॉल है, इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी आपका लगा हुआ है, एक सीढ़ी लगा हुआ है और ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर दे रखा है। तो कह रहा है देखिए ये 45 है, इसका रेशियो 1 होता है और इसका रेशियो भी 1 होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये 1 तो ये आपका √2 होता है, और √2 बराबर दे रखा है 12, निकालना है इसके बीच की दूरी, तो ये दूरी दोनों बराबर हो गया, इसके बीच की दूरी मतलब दीवार का और ये आपका सीढ़ी के जो बेस है उसकी दूरी निकालना है, तो ये 1 यूनिट का मान निकालना है। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करते, नीचे अगर √2 होता है तो ये 2 से 2 कट गया 6 बार में, और ये आ गया दूरी, आ गया आंसर 6√2, ऑप्शन नंबर सी, 6√2 ऑप्शन नंबर कितना आया, सी आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, सी इसका सही उत्तर आ गया, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ गया। अब देखिएगा यहां से इस सवाल को जो बोला गया है ये वाला हम फिगर बना देते हैं फिर से। तो ये कह रहा है 105 है और ये आपका 60 है और ये 75 है। जब ये 75 होगा तो ये देख रहे हैं कि यहां पे 180
निकालना किसका, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं तो ये आपका 120 आएगा, तो ये भी आपका 60 आएगा और ये भी आपका 75 होगा। तो हम कह सकते हैं पी एक्स वाई क्यू आर। तो हम कह सकते हैं भाई, देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है पी एक्स वाई, क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल के लिए ये एंगल 60, ये 75, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इस छोटे एंगल के ये 60, तो ये भी आपका, सॉरी ये 60, तो ये 60 और ये 75, ये 75, और दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन हुआ, ये छोटे ट्रायंगल के लिए और बड़े ट्रायंगल के लिए, छोटे ट्रायंगल के लिए और बड़े ट्रायंगल के लिए भी कॉमन हुआ। तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल पी एक्स वाई और पी क्यू आर, ये आपके क्या होंगे, पी क्यू आर समरूप होंगे, पी क्यू आर समरूप होंगे। जब एक बात समझिएगा, यहां दिया क्या है, दिया है आपका क्यू आर बटा एक्स वाई और पी वाई का मान दे रखा है, पी वाई कहां पे, पी वाई का मान दे रखा है 18। तो ये आपका दे रखा है। तो एक बात समझिएगा, हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो ये क्यू आर और बटा एक्स वाई, ये क्यू आर बटा एक्स वाई, जब ये त्रिभुज और ये बड़े त्रिभुज समरूप हो गया, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपके रेशियो इक्वल टू होता है 60। आपको ये दिया हुआ है पी वाई, तो इस 60 के सामने वाला भुजा पी वाई और इसके 60 के सामने वाला भुजा पी, ठीक है। तो यहां से आपका दिया हुआ है ये दोनों रेशियो बराबर होंगे, कब, जब त्रिभुज समरूप हो गया तब। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हम इसको कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गलती यहां लिखा दिए, क्यू आर है बड़ा वाला ट्रायंगल का, तो पहले बड़ा वाला लिखाएगा पी क्यू और छोटा वाला फिर लिखाएगा पी वाई। तो पी क्यू क्यू आर का और इसका मान दे रखा है 14/9 और पी क्यू का मान दे रखा है नहीं पता है, पी क्यू निकालना है, और पी वाई का मान दिया 18, 9 दूनी 18, तो पी क्यू का मान आ जाएगा कितना, ये 28 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मिथुन गुप्ता नमस्कार मेरे भाई। तो ये इसका 28 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां से बात समझे, ये त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज दोनों समरूप होगा, क्योंकि ये 75, ये भी 75, ये 60, ये भी 60, तो ये भी आपका कितना होगा, ठीक है। किसी को अगर परेशानी है तो बता सकते हैं। हाँ, अगली एक बात करते हैं कि पाइप ए को खाली टंकी में 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए खाली टंकी को कितने घंटे में, 10 घंटे में। बी उसी पाइप को कितनी तरह से, बी उसी पाइप को पूरी तरह से खाली होने पर 15, पूरी खाली रहता है तो 15 घंटा में भर सकता है। सी पूरी तरह से भरे हुए टंकी को 12 घंटा में खाली सकता है। निगेटिव कर दिए, निगेटिव करने का मतलब हुआ कि वो खाली कर रहा है ना, और ये आपका पॉजिटिव हुआ क्योंकि ये भर रहा है। तो सबसे पहली बात है कि पहले इफिशिएंसी देख लेते हैं, टोटल इसकी क्षमता कितना है टंकी का, तो क्षमता 60 ले लिए तीनों कैल्शियम। अगर ए 1 घंटा में कितना यूनिट भरेगा, 6 यूनिट, बी 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 यूनिट, और बी ये कितना घंटा में, तो 12 पंचे 7, ये खाली करेगा। तो पूछ रहा है कि जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी भरने में लगने वाला समय क्या होगा। आधी टंकी जब तीनों को खोल दिया, ए प्लस बी और ये माइनस सी, क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो कितना समय लेगा। आधी टंकी 60 पूरा क्षमता है, तो टंकी की क्षमता आधा लेना है 30, क्यों, क्योंकि यहां पे बोला है आधी लेना है, ठीक है। अब ये ए प्लस बी 6 4 10 और 5 खाली कर रहा है, 10 भर रहा है और ये 5 खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में 5 यूनिट भराएगा। तो यहां से आ गया कितना, 6 घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। आंसर कितना आ गया, बी आ गया। डियर जेंस गुप्ता जी और मनीष कुमार का आंसर आ रहा है 6 घंटा। बहुत खूबसूरत मेरे भाई, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आसान सवाल थे और ये आ गया। ताश के पत्तों की गड्डी से इक्का निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल पत्ता आपका होता है, टोटल ताश में आपके होते हैं 52, और इसमें जो इक्का होता है वो इक्का जो होगा, वो इक्का की संख्या जो होते हैं वो 4 होते हैं, है ना। इक्का की संख्या जिसको हम कहते हैं ए, है ना, ए उसी को ना बोलते हैं इक्का जी। तो यहां पे 4, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी मतलब 52, इसमें से 4 वो ही निकल सकता है, तो ये आ गया 1/।
ऑप्शन नंबर सी आ गया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए सभी का सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए क्या कर रहा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों पर, 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर है, तो 4 वर्षों के लिए 5%, और अगर वार्षिक देते हैं तो ये आ जाता है 5-20%। फिर करा अगले 3 वर्षों के लिए 8% की दर से, तो अगले 3 वर्षों के लिए 8% की दर से, तो ये 8 दिया आपका आ गया 24%, ये ब्याज हुआ। फिर करा 7 साल के अधिक, 7 साल के जितना भी अधिक अवधि जाएगा उस पे आपको 10% ही देना है, 10% ही देना है, तो 10 वर्षों का अवधि में उसे इतना रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो ये 1850 जो है 10 साल में प्राप्त होता है ब्याज। तो बताइए 4 3 7 बचा कितना, 3 साल ही, क्योंकि टोटल हमको 10 साल ही चाहिए, टोटल हमको 10 ही साल चाहिए, और 3 साल में 7 साल के बाद जितना भी ब्याज लगेगा वो 10% बोला गया। तो अगला 3 साल के लिए 10% लगेगा, तो ये 30% हो जाएगा। तो टोटल देखो यहाँ पे, टोटल 10 साल में ब्याज कितना हुआ यहाँ पे रेशियो में, तो 50, और ये आ गया कितना 74%। तो ये आपका आ गया 74% बराबर इतना निकालना है मूलधन। तो मूलधन को आप 100% माने, मूलधन को हमेशा आप 100% मानते हैं, और ये आपका आंसर आ गया। तो ये कट गया आपका 50 बार में, ये कट गया 37 बार में, तो ये कट जाएगा आपका कितना, मूलधन आ गया, मूलधन आ गया पी मतलब प्रिंसिपल आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया मेरे भाई। हाँ सभी का सी आ रहा, अरविंद, कमल, राहुल, इतना आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं भी कर सकते हैं। 4 5 20, 8 दिया 24, और ये 10 साल का 7 साल हो गया, तो 10 साल 7 साल के बाद जितना भी 10%, 3 साल, तो 3 साल बचा है, तो 10 दिया 30%, टोटल आ गया 74। तो यहाँ से 74%, 1875, तो 100% यहाँ निकाल देंगे तुरंत। ठीक है, बहुत बढ़िया, 9C आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे सवाल में, इस सवाल में थोड़ा सा टाइम टेकन सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है। एक त्रिभुज है, और त्रिभुज आपका जो दे रखा है 220, 309 और ये 231, ये कोई ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत थी है, आपको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको यहाँ से एस निकालना है, एस आपको निकालना है भाई। जब इसको एस निकालना अगर है, ठीक है, तो यहां से एस जब निकालना है तो इसका योगफल अगर देखते हैं कितना आएगा, योगफल 9 1 10, 5 6 1 7 7, ठीक है। ये आ गया कितना, 385 आ गया, कितना आ गया 385 आ गया। अब यहां से हमको निकालना हीरोन फॉर्मूला से एरिया, हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे तो आप जानते हैं 385 गुणा, पहले यहां पे दिया है त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 350 में से 319 चल जाएगा, तो 15 में से 9 चला गया, 15 में से 9 चला गया तो ये 6, और यहाँ पे आपका हो गया 7 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे ये आपका आ गया 66। ठीक है, कितना आ गया 66 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो 355 में से यहां चल जाएगा 231, तो यहां पे आपका आ गया, ये कर देते हैं, तो यहां 4 और 8 में से 3 गया 5, और ये 1 हो गया। इसको अगर करते हैं तो यहां से 5, ठीक है, यहां से 5, 8 में से 2 गया 6, और यहां पे आ गया 165, तो 154 और 65 यहां से आ गया। तो इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ रूट को है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे, इस बात को समझिएगा, तोड़ेंगे कैसे। 5 अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा, अगर यहां से हम करते हैं तो यहाँ 11 गुणा, तो 11 गुणा 6 कर लेंगे। यहां से इसको तोड़ते हैं तो 4 से नहीं होगा, 9 5 2 काटते हैं, 2 से अगर करते हैं 77 आएगा,
और यहां से अगर 5 से करते हैं, 5 दिया 15, 5 दिया 15, तो यहां से अगर रूट से बाहर आएंगे तो डबल 77, 77 एक बाहर होगा, ठीक है। डबल 5 आपका यहां दिया तो एक 5 बाहर होगा, तो ये वाला खत्म हो गया। अब 35 है और यहाँ पे 11 है, 11 और 11 यहाँ पे ले लिए, 3 दूनी 6, 6 6 आपका आ गया यहाँ पे 6, देख लीजिएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर अगर बात करें तो ये आपके गुणा करने पर ये आ जाएगा आपको 25,410, देख लीजिएगा इतना ही आ रहा है ना। अब देखिए आगे क्या बोला, ये चीज हम निकाल लिए इसका एरिया। अब क्या बोला है, कह रहा है कि त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुना है। तो यहां से बोला गया कि त्रिभुजाकार का जो क्षेत्रफल है इसका जो एरिया है इसके 5 गुना किसके, एक क्या बोलते हैं 22/r² के 15 गुने सर्कल के एरिया के 5 गुने के बराबर है। सर्कल के एरिया के ये कितने गुने बराबर है, 5 गुने बराबर है। यहां पे आपको दे रखा है और इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं और जान भी पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो यहां से काट दो तो ये कट जाएगा आपका 11/55 और 15 से काट दो तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 7, ठीक है। तो यहां से r आ गया 7√11, तो यहां से r बराबर आ जाएगा, ये आपका काम है कैलकुलेशन करना 7/11। तो बोला है कि व्यास कितना होगा, इसका क्या पूछ रहा है, देखिए व्यास पूछ रहा है वृत्ताकार मैदान का व्यास, तो व्यास बराबर 2r, तो यहाँ पे 7×14 √11, तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ये कैलकुलेटिव सवाल था, ये कैलकुलेटिव सवाल था थोड़ा सा, ये आपको आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई। इसमें आपका दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसमें कुछ भी दूसरा उपाय नहीं कर सकते, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व किए और आंसर आ गया व्यास आपका, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया मनीष, आ गया आंसर आपका। ये सवाल है और यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये सवाल को आपको समझना थोड़ा सा, इसमें टाइम टेकन वाला सवाल है, तो थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा और सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश भी करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, करा किसी शंकु की शीर्ष अर्धकोण ए है, ये आपका शंकु है, देखिएगा इस तरीके से आपको शंकु दिख रहा हो, ये आपका 90 डिग्री एंगल अर्धकोण है, मतलब ये आपका ए है, तो ये भी आपका ए होगा। ये बोला कि साइन ए बराबर होगा, हम जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और ये √3, तो ये आपका कितना होगा, h बराबर 1, ठीक है। कर अधिकतम आयतन वाला एक घन काटा गया शंकु और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कॉन और यहां निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। रेशियो निकाल, ठीक है। तो कैसे रेशियो निकलेगा इस बात को समझिएगा, इसमें हमको रेशियो यहां पे निकालना है, ये पाई r² h होता है और इसका आपका होता है साइड का क्यू होता है। अब चलिए यहां पे एक बात समझेंगे, तो यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं और देखिएगा यहां पे एक फिगर हम बनवा दिए हैं, देखिएगा फिगर यहां पे क्या कर रहा है। जैसे यहां पे कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है, थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य रखिएगा, ये नहीं कि समय ज्यादा लग रहा है छोड़ के निकल जाएंगे। सवाल इस टाइप का आपके पेपर में रह सकता है, ये सवाल में कुछ ज्यादा दम नहीं है, लेकिन बस समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिएगा यहां से, यहां पे कह रहा है मैक्सिमम आपका जो होगा, मैक्सिमम जो वॉल्यूम होगा इसका जो घन का, ये होना चाहिए और ये आपका घन बना हुआ है। एक बात समझेंगे, थोड़ा सा बात को समझिएगा कि जब ये अर्धक है, जब ये अर्धक है, इस बात को समझिएगा कि जब ये अर्धक है और ये भी अर्धक है, तो एक बात समझिएगा, इस देखिए ऊपर वाला फेस दिख रहा है, ऊपर वाला जो फेस दिख रहा है, किसी भी वर्ग की अगर बात करें, इसका विकर्ण निकालेंगे तो इसका विकर्ण होता है, इसका विकर्ण होता है a√2
और विकर्ण a रूट 2 होता है, तो यहां पे जब आधा करेंगे मतलब हमको चाहिए इसका आधा चाहिए, मतलब आधा विकर्ण का आधा चाहिए, ये लंबाई चाहिए, ये जब लंबाई चाहिए, ये जब लंबाई चाहिए, ये लंबाई हमको निकालना है, तो इसका आधा करेंगे और इसका आधा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा, देखिएगा ये आएगा a रूट 2 आ जाएगा। कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे ना रूट 2 और रूट 2, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो a बाई रूट 2 आ गया। मतलब ये वाला जो लेंथ आया ये आपका क्या आ गया, देखिएगा ये आ गया a रूट, और ये वाला जो लेंथ है ये क्या है आपका r है। बात समझे? अब बताएंगे यहां पे एंगल अल्फा, यहां पे बोला कि अर्धा कैद, मतलब यहां पे अगर a है मतलब इसको अल्फा मान लो। जब ये अल्फा है तो ये ट्रायंगल आपका ये वाला मान लेते हैं, आपको थोड़ा सा देखिएगा, हम ले रहे हैं नंबरिंग ले रहे हैं A B C, और यहां पे ले रहे हैं आपका कुछ ले लो D और E। तो एक बात समझेंगे कि ये ए बी सी के लिए एंगल अल्फा और ए डी ई के लिए भी एंगल अल्फा। बात समझे? ये और ये दोनों पैरेलल होगा, तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपका ए बी सी ये सिमिलर होगा त्रिभुज ए डी ई। अगर ये त्रिभुज समरूप होगा, अगर सिमिलर होगा, तो हम कह सकते हैं यहां से कि इसकी ऊंचाई h, हम कह सकते हैं इसकी ऊंचाई h a, मतलब छोटे त्रिभुज का और बड़े त्रिभुज की जो मतलब अगर ये त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। तो ये आपका h माइनस आर, और ये वाला आपका जो है ये पूरा आपका जो है क्या दिया हुआ, देखिए पूरा आपका माना हुआ है h माना हुआ है, तो बटा आपका क्या हो जाएगा h। बताइए कि ये वाला आपका देखिए दिया हुआ a बाई रूट 2 और ये वाला आपका जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है r दिया हुआ है। अगर ये सिमिलर है तो कह सकते हैं इसके संगत भुजाओं का रेशियो भी बराबर होगा। तो यहां से आपको a का मान निकालना है, किसी भी तरीके से a का मान निकालना है, क्योंकि हमको घन चाहिए और घन चाहिए तो हमको a का मान चाहिए। तो a का मान निकालने के लिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा, इसको पहले गुणा करो, पहले इधर कर देते हैं तो ये आपका लिखा जाएगा और बाद में एक फॉर्मूला लिख देंगे, उसे याद कर लीजिएगा। तो ये जब इधर गुना होगा रूट 2 एच आर और रूट 2 आर ए, थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि लंबा बन रहा है ये हो रहा है। हम आपको समझाने की कोशिश करा, बनाना चाहेंगे तो फटाफट बना सकते हैं, वो आपकी बात है, लेकिन हम समझाना हमको जरूरी होता है। रूट 2 एच आर और यहां से ए की हमको वैल्यू चाहिए क्योंकि घन निकालना है, और ये घन का हमको ए चाहिए, मान चाहिए। कैसे निकलेगा वही चीज हम निकाल रहे हैं। तो यहां से आपको उधर चल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा रूट 2 आर, प्लस में चल जाएगा तो यहां प्लस एच और ये कॉमन हो जाएगा ए। तो ए का मान आ गया, आपका रूट 2 इंटू एच इंटू आर, और यहां से आएगा रूट 2 आर प्लस एच। यही आपका याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रख पाएंगे तो यही आपका हो सकता है, अगर यही आप याद रखना चाहेंगे तो यही ए का मान आ गया, अब जब ए का मान निकालना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो एक बात बताइए, इसकी मान आपका क्या दे रखा है। तो यहां देखिएगा, यहां पे आप देखिएगा, अगर ए निकालना चाहते हैं तो ए का मान देखो, ये वाला आपका क्या दिया हुआ है, यहां पे देखिए क्या चीज दिया हुआ है, ए का मान रूट 2, तो पहले रूट 2 लिखो। एच का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एच आपका देखिए क्या दिया हुआ है, एच आपका दिया है 1, और देखिए यहाँ से आर का यहाँ पे क्या मान है, आर का मान आपका रूट 2 है, और देखिए यहाँ से यहाँ बटा में रूट 2 आर है, तो यहाँ पे रूट 2 इंटू आर का मान भी रूट 2 और प्लस एच दिया हुआ है, देखिए प्लस एच दिया है तो यहाँ पे 1 मान लिए। तो यहाँ से ए का मान आ गया कितना 2, और यहाँ से आ गया रूट 2 1 3, ये आ गया आपका 2/3। ए का मान आ गया 2/3। तो यहां से आपको सॉल्व करना है, पाई, और यहां पे आपका आ गया, देखिए मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पाई। आर का वैल्यू देखिए कितना, आर का वैल्यू ये आर का ही मान है,
तो √2 का स्क्वायर 2 और h का मान की अगर बात करें तो ये 1 आएगा, और यहां से अगर बात करें AQ का मान 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 9। यही तो पूछ रहा है कि शंकु और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, और ये 2 से ये कट गया 4, तो इधर आपका करेंगे तो यहां आ गया 3 पाई और रेशियो, ठीक है। और कुछ यहां पे छूटा है क्या, देख लो। और यहाँ 27 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 27 हो जाएगा, क्यों करेंगे 27 हो जाएगा ना, तो यहाँ 9 आ गया, 9 तिया 27, ये आ गया 9/4, ये आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर ले आ जाएंगे 9/4 रेशियो 1, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आ गया 2.25 पाई और रेशियो 1। तो यहाँ पे सिर्फ आपका वही ऊपर में है, ये ऊपर में लिख सकते हैं इस तरीके से, तो नीचे का 1 का मान कोई जरूरत नहीं होता है, तो डायरेक्ट आंसर बी आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। देख पा रहे हैं कि सवाल किस तरीके से पहले इससे कलेक्ट हुआ, और ये कलेक्ट करने के बाद यहां से हम एक रिलेशन निकाले ए के साथ, और त्रिज्या और हाइट के साथ रिलेशन निकाले, और हाइट त्रिज्या के साथ रिलेशन निकाल के यहाँ पुट किए, तो यहां से हमको निकल गया क्या, ए का मान, जो यहां से इस तरीके से आपका बना होगा। इस तरीके से आपका बना होगा, ये आपको मैक्सिमम निकल पाया। कहीं पे अगर किसी को दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और अगर कहीं दिक्कत तो रोक रोक के देखिएगा, आपको पूरी डिटेल से करवा दिए और समझ में एकदम 100% गारंटी के साथ कहते हैं आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े, अगली सवाल की बात बढ़ते हैं, और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। करेक्ट त्रिभुज जिसकी भुजा, जिसकी आपकी कह रहे क्या बोला भाई, किसी त्रिभुज जिसकी भुजा दे रखा है 6, 8, 10, तो कह रहा है इसमें परिवृत्त क्या क्या निकालना है। तो परिवृत्त की अगर बात किया जाए तो परिवृत्त मतलब ये बड़ी आर निकालने की बात करें तो हाइपोटेन्यूस बाय ये कर देंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूस की अगर छोटी आर की बात करें निकालने के लिए तो P + B माइनस क्या होता है H/2, कब, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा क्या, ये परिवृत्त बोल रहे हैं तो 10/2, मतलब ये आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतःवृत्त की, जो इसके अंदर में बनेगा, और ये आपका होता है परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो निकालना क्या है, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यहां से आ गया परिवृत्त का, ये आ गया, तो क्षेत्रफल निकालना है परिवृत्त का। परिवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई 22/7 और 5×5 = 25, तो ये 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये आंसर आ गया बी द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है, ठीक है मेरे भाई, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर अंतःवृत्त बोलता तो ये होता, अगर परिवृत्त बोलता ये होता, तो दोनों रिलेशन समझ जाइएगा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का रहेगा तब, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहां से n पदों का एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, n पदों का एक समांतर श्रेणी का योग दे रखा है n² - 2, ठीक है। तो यहां पे n पदों का, यहां पे Sn का दिया हुआ है। अब कह रहा है जिसका योग इतना दे रखा है, पांचवा पद किसके बराबर होगा। पांचवा पद अगर निकालने की बात करें तो पांचवा पद अगर निकाल लेते हैं, देखिएगा पांचवा पद निकालना, तो यहां पे सबसे पहली बात बताइए, पांचवा पद की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहां से निकाल लेते हैं, ये देखिए Sn टर्म का ये है, Sn टर्म का है,
तो यहां से काम करते हैं हम, इसका पांचवा टर्म क्या होगा यही निकालने की बात करें। तो पहले हम यहां से चौथा टर्म को निकाल लेते हैं। पहले चौथा टर्म का हम योगफल निकाल लेते हैं, 4 टर्म का योग निकाल लेते हैं। फिर यहां से हम क्या निकालते हैं, 5 टर्म का योग निकाल लेते हैं। और 5 टर्म के योग में से अगर हम इसमें से 5 टर्म के योग में से 4 टर्म के योग को अगर घटा देते हैं तो आपका ये 5वां टर्म निकल जाएगा, यही आपका 5th टर्म है, यही निकल जाएगा। तो देखिए यहां से हम क्या करते हैं, यहां पे n बराबर Sn बराबर 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर आपका 16, 4 दूनी 8, तो ये आ गया कितना, ये आ गया कितना, n टर्म का योग है, तो ये आ गया 8। ठीक है, यहां आ गया आपका 8। 5 टर्म का अगर निकालते हैं तो 5 पचे 25 और यहां 5 दूनी 10, तो ये कितना आया 15। तो यहां से यहां तक का आपका आ गया कितना 15, और यहां से यहां तक का आ गया कितना, चौथा टर्म का आ गया 8। घटा देंगे तो ये आपका 5वां टर्म पता चल पाएगा कि 5वां टर्म आपका 7 था। 5वां टर्म क्या था, 7 था। ठीक है, 5वां टर्म क्या था, 7 था। कोई बिना फॉर्मूला का अभी हम कर निकाल दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि n टर्म का योग इतना है, n टर्म का योग इतना है, तो यहां से यहां तक का चौथा टर्म का निकाल दो 8 आया, तो अगर ये पूरे 5वां टर्म का निकाल दो 15 आया, तो हमको चाहिए सिर्फ ये 5वां टर्म चाहिए। तो पूरे 5वें टर्म के में से चौथे टर्म को घटा देंगे तो आ जाएगा 5, इसका सही आंसर आ जाएगा। 7 इज द राइट आंसर, 7 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पे बोला कि x प्लस वाई 10 दिन में और y प्लस जेड 12 डेज में और z प्लस एक्स 15 डेज में। सबसे पहली बात है यहां पे टोटल वर्क चाहिए, तो 12 10 15 60 आ गया, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड सभी को जोड़ते हैं, 6 5 11 4 15, तो 15/2 आएगा। कहिएगा सर कैसे आया, क्योंकि x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार है, तो 2 बार इफिशिएंसी हमको चाहिए, एक बार इफिशिएंसी, तो ये 15/2 आ गया। निकालना है, कर रहा है, तो अकेला x इस काम को कितने दिन में करेगा, तो अकेला x की अगर बात करें तो टाइम ऑफ x निकालना है इसी काम को, तो हमको x की इफिशिएंसी चाहिए। तो जब x की इफिशिएंसी चाहिए तो y z की इफिशिएंसी को हटाना पड़ेगा x y z में, तो y z की इफिशिएंसी 5 आया, अगर इसमें 5 माइनस कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहां से x की मान की अगर बात करें तो ये उधर चल जाएगा, 15 - 2 - 5, तो ये आ गया 5/2 आ गया। किसका एफिशिएंसी आ गया, x का, और यही इसी का निकालना है। तो बटा 2 है तो ऊपर 2 चल गया, तो 12 पंचे 60 और ये आपका आ गया 24 डेज। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। 40 नहीं आएगा, 40 कैसे लिख दिए भाई डियर जेंट्स, ठीक है। ठीक, अब कह रहा है किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब एरिया ऑफ किसका, स्क्वायर का, और एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, दोनों कह रहा है बराबर है। ठीक है, बराबर है। कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। ये कह रहे हैं कि यहां पे एक वर्ग है x x x x, और यहां पे आयत है, कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है भुजा से 10 अधिक है, मतलब इसकी लंबाई इसके भुजा से 10 से अधिक है, और चौड़ाई इसके 5 से कम है, मतलब x - 5। इसका एरिया हो जाएगा x²
और इसका एरिया हो जाएगा x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5। तो पूछ क्या रहा है, आयत का परिमाप क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे, रख देंगे। तो यहां से आप देखिए सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10x और ये आपका उधर चल जाएगा 10×5, ये कट गया और माइनस 5x 10x, ये आपका आ गया कितना, x बराबर आ गया कितना, ये कट जाएगा दोनों तरफ है, x बराबर 10 आ जाएगा। तो पूछ रहा है आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां से 10 आ गया तो 10 10 ये 20 हो गया और यहां पे आ गया कितना 15, 10 में से 5 ये 5 हो जाएगा। तो यहां से आपका 2 इंटू एल प्लस बी, 20 और 5 25, ये आ गया आंसर 50। 2 इंटू एल प्लस बी होता है 50, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक। करा कि 32 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर विमाओं वाले किसी घनाभ को समान आकार के दो घन में काटा जाता है तो घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे। मान लेते हैं कि कोई घनाभ है, ये आपका 32 सेंटीमीटर, इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा, ये घनाभ की जो आयतन होगा, ये दो घनों के आयतन के बराबर होगा। 2 इंटू, यहां से ए का मान चाहिए, तो यहां से आ जाएगा, ये गुना करेंगे 1728 और ए बराबर आ जाएगा यहां से 12। ठीक है, नहीं गुना करते तो यहां पे 4 गुना 4, 4 गुना 3, 9 3 27, 4 बाहर होगा, 3 बाहर होगा, ए बराबर आपका आ गया 12 आ गया। अब जब कह रहा है इस बात को समझिएगा, मतलब वो ऐसे काटा गया तो इसमें जो ये आपका जो घन काटा गया तो घन की भुजा आ गया आपका कितना, इतना आ गया। अब यहां बोला गया है यहां पे कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल एस ए किसका, क्यूबाइड का, और टोटल एस ए यहां चाहिए किसको, क्यूब का, इसका रेशियो चाहिए। तो बताइए यहां पे कैसे करेंगे, 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 36 और 2 384, 12 नमा 78 से, ठीक है, और 32 नमा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ये आ गया क्यूबाइड का एरिया। और यहां आ जाएगा देखो 2, इसमें सबसे पहले दो क्यूब है तो 2 क्यूब कर दिए, फिर इसका होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ए का मान आपका 12 दिया हुआ तो 12 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, क्लियर है यहां तक, ठीक है, 8 8 16, 16 4 20, 8 20, 8 8 16, 16 2 18, 2 1 3 3 3 6, 6 1 आपका 6 1 7 और 6 गुना 12 गुना 13 6 78, ये 65 दूनी और ये 6 दूनी, तो ये रेशियो आ गया 65 रेशियो 72, यही रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरे भाई, सी आएगा, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा कि 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 2 साल पहले एक गांव की संख्या 1000 था, 1000 था। कह रहा कि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई,
10% की वृद्धि हुई, मतलब 10% की अगर बात करें तो 10 था 1 बटा, यहां पे 10 था, 1 वृद्धि हुआ तो 11 बटा कितना हो गया, पहला साल इतना हो गया। पहला साल की वृद्धि होने के बाद इतना, फिर कह रहा है दूसरे साल कमी हो गया, 10 था 1 कम हो गया, मतलब यहां 10 था 1 कम हो गया 9 हो गया, तो ये कट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका कितना, प्रेजेंट की जो जनसंख्या होगी वो आपका 990 होगा। प्रेजेंट की जो जनसंख्या होगी वो 990 होगा। बहुत आसान सवाल थे और इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा और समझने की इसकी कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो दिया है पहले डाटा उसको हम देख लेते हैं। करा कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 35 दे रखा है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा 96-60। एक धागा को इस प्रकार लपेटा है कि उस पर लंबवृत्तीय बेलन के चारों ओर 23 चक्कर लगाता है, तो धागे की लंबाई क्या होगी। चलिए यहां देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात आपको यह दे रखा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिएगा ठीक है। ये सब यहां क्या हुआ कि इसका पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो 2πr/h 9660 दिया हुआ, 2πr/h 9660 दिया हुआ, ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं। जब ये 2πr/h दिया हुआ है 9660, तो यहां से एक बात समझिएगा कि यहां पे 2πr/h की अगर बात करें तो यहां पे आ जाएगा आपका टोटल ये 35। तो ये देखिए ये आधार की परिधि दिया है, परिधि मतलब परिधि क्या होता है 2πr ही होता है, और 2πr का मान दिया 35, मतलब ये 35 दिया हुआ है, तो ये 35 आपका इसमें जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका कट जाएगा और ये आ जाएगा 276। h का मान कितना आ जाएगा 276। ठीक है। अरे भाई यही परिधि है और ये परिधि बराबर 2πr होता है, 2πr बराबर 35, तो 2πr का देखो यहाँ पे 2πr वक्र पृष्ठ में 2πr है, इसका बराबर 35, तो 35 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया। मतलब इसकी हाइट की अगर बात करें तो ये हाइट हो गया 200। अब समझिएगा इसमें हमको यहाँ पे एक कोना में पकड़ा और इस तरीके से इसको लपेटना है, इस तरीके से धागा लपेटना है, इस तरीके से धागा लपेटता है, इस तरीके से लपेटते लपेटते इस तरीके से लपेटते 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 आपको यहां पहुंचना है। ठीक है, लपेटते लपेटते पहुंचना है। आपको समझिएगा जैसे ये बोतल है, यहां पे अगर ये बेलनाकार है, यहां पकड़े धागा को, यहां पे हम पकड़े, इस तरीके से लपेटते हुए लपेटते हुए लपेटते हुए लपेटते हुए यहां पे आपको कर रहे, तो इस तरीके से कितना बार लपेटा जाएगा, तो 23 बार लपेटा जाएगा। अगर 23 बार लपेटा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं और पेज से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पेज लेते हैं और पेज से समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका देखिए ये बेलनाकार है, ये एक बेलनाकार है, और जब ये बेलनाकार है, इस तरह से बेलनाकार आकृति है, इसको क्या किए, अब इसको क्या किए, बेलनाकार है, इसको हम क्या किए, यहीं से इसको क्या करना है, यहां बांधा और बांधते बांधते इसको 23 बार चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे एक बांधने वाला यहां था, एक बांधने वाला, इस तरह से घुमाते 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 यहां तक बांध दिया। अब इसको हम क्या किए, इसको खोल देंगे, यहाँ पे बांधने स्टार्ट किए और यहाँ पे इसको खोल दिए, इस तरीके से खोल दिए। तो एक बात बताइएगा, ये जो यहाँ पे आपका जो बनाएगा, यहाँ पे इस तरीके से जो बनाएगा, देखिएगा यहां से हम बांधना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से बनाएगा, यहाँ पे आएगा, इस तरीके से यहाँ पे आएगा, मतलब यहां से जो बांधेंगे इस तरीके से लपेटते हुए जब हम इसको खोल देंगे तो एक आपका आयत बन जाएगा। इसको जब हम इस तरीके से दिया हुआ है, इसको जब हम खोल देंगे एक आयत बन जाएगा, और एक आयत यहां पे बना। ठीक है,
और एक आयत बन गया। और हम जानते हैं कि यही वाला आपका जो आयत बना है, यही वाला जो आपका आयत बना है, यही जो आयत बना है, और ये जो आपका देख रहे हैं इसकी लंबाई आपका क्या है, इसकी लंबाई जो होगा यही आपका क्या हुआ, परिधि हुआ। और परिधि दे रखा है कितना, 35, मतलब इसकी लंबाई आपका 35 हो जाएगा यहां से यहां तक का, और ये 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए ये इस तरीके से बांधना स्टार्ट किया, फिर इस तरीके से बांधना स्टार्ट किया। एक स्टेप कितना ऊंचाई तक बनेगा, एक स्टेप की ऊंचाई देखते हैं कितना होगा। तो ऊंचाई आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 270 कितना चक्कर लगा रहा है, 23 चक्कर लगा रहा है। तो ये 23 से अगर काटेंगे तो ये 12 हुआ। इसका मतलब इसकी हाइट आपका एक बार जब बंधेगा, एक बार जब घूमेगा, तो ये 12 के ऊंचाई तक अगर देखें तो ये 12 की ऊंचाई तक आपका जाएगा। ये 12, ये 35, तो आप ट्रिपलेट जानते हैं कि ये 37 होगा, ये ट्रिपलेट आप जानते हैं कि ये 37 होगा। ये इस तरीके से यहां बनाएगा, और इस तरीके से फिर आएगा और बनते हुए जाएगा, इस तरीके से बनते जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री, और ये इसी को खोला गया है तो ये 35 हो जाएगा। ये आपका हाइट जो होगा, एक बार जब बंधेगा, एक बार जब पूरा घूमेगा तो 12, इस तरीके से एक बार फिर घूमेगा, 12 की ऊंचाई पर घूमते जाएगा। और ये आपका हम जानते हैं ट्रिपलेट 12 पर 35, तो ये आपका 37 होता है। अब जब यहां से देखेंगे कि एक बार जब रस्सी घुमाया, एक बार फुल, एक बार रस्सी घुमा, घुमाने पर लंबाई 37 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से कितना बार घुमाया, तो यहां से रस्सी की जो लंबाई होगी, तो एक बार घुमाया तो 37, इस तरह से 23 बार घुमा रहा है, तो 23 बार 7 या 21, आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइएगा। चलिए क्लियर है यहाँ पे, इस सवाल को समझ पाए भाई, और ये सवाल आपको हम समझा पाए और बेहतर तरीके से इसको हम कर पाए और दिखा पाए, और ये क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए। आपका 851 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, 851 इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा बफरिंग करने लगा। 27 कहां से आ रहा है, कहां पे 27 आ रहा है, अरविंद कमल कहां 27 आ रहा है, हाँ? ठीक है, अब देखिए इस कह रहा है कि 400 और 700 के बीच, 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से और 6 से और 7 से डिविजिबल होगा। तो पहले इन तीनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम। 7 छक 42, ये 210 आएगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा 400 और 500, तो ये 210 कट रहा है, 210 का दुगुना करेंगे तो यहाँ 420 आएगा, इसका 3 गुना करेंगे ये 630 आएगा, 4 गुना करेंगे तो उसके पार चल जाएगा। तो 2 संख्या आया, मतलब 2 नंबर आया कि जो आपका 400 और 700 के बीच आपका कटेगा। कमल यहाँ पे 37 जो आया है, ये 37 ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट आप निकालने की जानते हैं, हम जानते हैं ट्रिपलेट आपका 12, 35, 36, ये क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया, या तो ऐसे निकाल सकते हैं 35 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है कमल, अब कह रहा है यहां पे इसकी संचयी बारंबारता, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, यहां पे आपका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालना तो ध्यान रखिए, ये 2 है, 2, ये 3 है, तो इसके पहले जो है
3 2 5 आ गया, और ये 5 5 10 आ गया। मतलब ये हर जो बारंबार था उसके जस्ट पहले वाले को ऐड करते जाना है। ये 10 है तो ये आपका 9 है तो 9 19 हो गया, ये जोड़ेंगे तो ये 21 आ जाएगा। तो ये वाला आपका जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी को बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी को बोलते हैं। मतलब 7 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, आंसर बी हो जाएगा। छुट्टी हो गया गुरुजी, कल से सेट नहीं होगा। हाँ, कल से सेट नहीं होगा। 37 गुना क्यों लिखे, कहां पे 37 गुना लिखे? अरे भाई रस्सी का लंबाई, एक बार चक्कर लगाया तो एक बार जब चक्कर लगाएगा, एक बार यहां से चक्कर लगाया यहां तक तो 37, फिर इस तरीके से 23 बार चक्कर लगाया, तो इसलिए 37 गुना करेंगे। ठीक है, इस बार इसलिए हम 37 गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया था, यहां पे लिख दिए थे, हम गुना नहीं किए थे, टिक लगा दिए थे। ये देखो बाजार समिति मेन गेट पर आपका एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है, जो अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक चल रहा है, और आपके छुट्टी के बाद इसमें क्लास आपका कंटिन्यू एकदम सिलेबस की ओर चलेगा। तो ये वह पीआरटी 1 to 5 के लिए देखिए ये इतने सारे टीम है जो आपको शिक्षक बनाने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज किसी भी टाइम आ सकते हैं, मिल सकते हैं भाई। तो ये आ गया इसका आंसर। अब देखो यहां पे अगर बात करें कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदुओं को निर्देशांक कितना है, यहां पे ए और बी दो बिंदु है, यहां से इसको मिला दिया गया और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2p+1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, करे कि ये दोनों को मिलाने के बाद जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना, मिड पॉइंट, ये आपका ये है, और इसी का आपको निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग, और ये दे रखा है भी है, क्या दे रखा है भाई, 2p और q दे रखा है। तो देखिए अगर हम अपने तरीके से मध्य बिंदु निकालते हैं तो x1 और x2 का आधा, ये आपका मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, और x कोऑर्डिनेट में 2p दिया हुआ है। ठीक है, ये और ये आपका आ जाएगा 6, जोड़ेंगे ना तो 1 + 6 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा। तो यहां से आ गया p+3, कट जाएगा, दो कॉमन करके काट दिए, तो यहां से उधर चल गया p, तो p बराबर आ गया कितना, 3 आ गया। अगर हम y कोऑर्डिनेट का हम निकालना चाहते हैं तो ये 4 + q - 1 बाय मिड टर्म आ गया y कोऑर्डिनेट का, और ये q आ गया। तो 4 में से ये आ गया 3q, और ये आ गया 2q, तो यहां से q का भी मान आ जाएगा कितना, 3 आ गया। तो यहां से आपको चाहिए क्या चाहिए, p + q का मान, 3 + 3, ये आ गया 6। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, 6 आंसर आ गया। ठीक है, किसी भी अगर हम बात करें, ये a है और ये b है, अगर यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना रहेगा, है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट अगर निकालने की अगर बात किया जाए तो मिड पॉइंट यहाँ निकालने की बात करी जाए, x1 और ये y1 है, x2 और y2 अगर निकालना है तो ये बात रखिएगा, x1 + x2 का आधा, y1 + y2 का आधा, यही आपका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए यहां से आ गया कि 3/4 cot 30 की अगर बात करें तो cot 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर कर देंगे 3। cos 30 की अगर बात करें तो यहां पे cos 30 की बात करें तो यहां आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा। cosec 60 की अगर बात करें तो cosec 60 की बात करें तो √2 4/3 हो जाएगा। और tan 60 की अगर बात करें तो ये आपका √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं तो 3 × 9/4, 3/4, और ये कट गया, -4 में से A3 चल गया तो -1, यहां से आ जाएगा
प्लस ए, चार एक है 4, 9 4 12 8, ए आ जाएगा 2। इसका सही आंसर है। सर आंसर सीट नहीं मिलता है टाइम पर, ठीक है, इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और यहां पे देखिए मजेदार सवाल आ गया, अंतः केंद्र निकालना है। वर्टेक्स दिया हुआ है, यहां पे ए पॉइंट है, ये बी होगा और ये सी होगा। और यहां पे मान लेते हैं वर्टेक्स निकालने का आपका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या है। अगर मानते हैं ये x1 और y1, ये मानते हैं x2 y2 और यहां पे x3 y3। अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये a है तो इसकी भुजा यहाँ पे a हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये b हो। आपको निकालना है पहले इसको डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसका देखो अंतः केंद्र निकालने की अगर बात करें, इन सेंटर निकालने की अगर बात करें, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इन सेंटर निकालना है, किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर निकालना है, तो ax1 प्लस bx2 bx2 और प्लस cx3 इसके सामने वाले भुजा के साथ इसको कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस a प्लस बी। फिर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लेंगे, a है इसके y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b वाला टर्म y2 के साथ मल्टीप्लाई और c वाला y3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो यही फॉर्मूला कहता है, इस बात को ध्यान रखना, यही फॉर्मूला कहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जब इस बात को ध्यान रखेंगे, यही फॉर्मूला होता है किसका, अंतः केंद्र निकालने का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर निकालने का, है ना, इन सेंटर का। अब देखो यहां से आपकी मान दे रखा है, ए का मान लेते हैं ये 3 4 दिया है कोऑर्डिनेट, ये दे रखा है आपका 3 7 दे रखा है कोऑर्डिनेट और ये दे रखा है 7 4 कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो सबसे पहली बात है डिस्टेंस फॉर्मूला से ए का मान निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने की बात करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहेगा तो यहाँ स्क्वायर है वो पॉजिटिव हमेशा रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। 3 में 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पे देखिए ये 7 में से 4 गया तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मान 5। देख लो 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 में से 7 गया माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का रूट 5 आ गया। फिर देखिएगा 7 में से 3 गया 4, 4 4 0 हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका 3 का स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो 3 ही आएगा। यहां से देख लीजिए 3 में से 3 गया, 7 में से 4 गया, या 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि 4 बचा हुआ है और ये आपका आ गया 3। ये एक 90 डिग्री कोण भी बन गया है, ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल भी बन गया। ठीक है, धीरज सिंह सेंट्रॉइड मांग रहा है, ये क्या है देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं क्या, देख लो सेंट्रॉइड अगर बोलते हो आपके भाषा में तो बढ़िया बात है। जब इन सेंटर की अगर बात करें तो यहां से आप देखो डायरेक्ट आप निकालने की कोशिश कर दो, निकल जाएगा। एक के साथ यहां पे 5 है, मल्टीप्लाई करो x1, b के 4 है, x2 को मल्टीप्लाई करो, c के साथ यहां 3 है, x3 के साथ मल्टीप्लाई करो और ये आपको जोड़ देंगे तो 5 4 9 2 12 आ गया। और यहां से इसको निकालेंगे a 5 4 और b आपका 4 7 और c की अगर बात करें 3 4, इसको भी करेंगे 12 आ गया। तो यहां से इसका सॉल्व करेंगे तो ये आपके कट जाएंगे कितना, 3 3 3 से कट जाएंगे तो 5 4 9 9 7 16, ये 4 आएगा और ये 5 आ जाएगा। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, 4/5। ठीक,
ये इसका सही आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है अंतःकेंद्र का, यहां तक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखें और आंसर यहां लिखें। ठीक है, ठीक, कोई बात या कोई दिक्कत अगर है तो बताना मेरे भाई। आप इतने सारे कॉन्सेप्ट लिखते हुए भी जाते हैं, लेकिन बहुत लोग बच्चा क्या करता है कंप्लेन कि कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, क्वेश्चन करवा देते हैं, चल जाते हैं। बताओ, हर क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद भी कुछ कुछ ऐसे बनमानुस हैं जिसको रिएक्ट करना आता है, रिएक्ट करना है बस। देखिए, ये दिया हुआ है टर्म और ये निकालना है, तो पहले निकालना क्या उसकी चीजों को देख लो पहले, और इसी के अनुसार उसको भी आपको सॉल्व करना है। निकालना है ये और हमको सॉल्व इसी के अनुसार ही आपको करना है। देखिए, ये आपके बटा में कुछ नहीं है, तो यहां भी आपके बटा में कुछ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहां से ये आया तो बटा में कुछ नहीं है, तो बटा में यहां भी नहीं रहना चाहिए। तो इसका नहीं रहने का मतलब यहां 1 है, तो इसको पहले गुणा करो और x इंटू ये +9 इक्वल टू 0। अब एक बात बताइएगा, यहां पे हमको चाहिए क्या क्या, एक चीज को हमको देखना है। यहां पे एक चीज चाहिए, देखो यहां पे क्वेश्चन में आपको जो चाहिए वही चीज दिमाग लगाएंगे वहां करने का। देखो यहां पे 2x² + 10, क्या हम यहां से कॉमन ले सकते हैं? 2x² 5, हाँ सर चाहिए, +7, एक काम ये कर सकते हैं, दूसरा 2x + 7 आ जाए या 2x + 10 आ जाए, कुछ भी। तो x + 5 देखने को हमको मिल रहा है कि आ सकता है। देखिए यहां से 5 है और x भी है, देखिए यहां पे आपका इन दोनों को गुना करो, x गुना x x² और यहां पे आ गया कितना x। देखिए आ गया ना मेरे भाई, आ गया ना, वही चीज हमको लाना था और करने की कोशिश की। ये 10x यहां पे सुधार लीजिएगा, x दिया हुआ है, ठीक है, सुधार लेंगे, वहां पे थोड़ा सा x दिया हुआ है, यही आ गया। अब जब ये आ गया, इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x गुना x x² और ये आ गया 6x और ये आ गया -x और माइनस माइनस 6 आ गया और +9, ठीक है। यहां से देखिए x² + 5x और x² ये घटाएंगे 5x और -6 +9 इक्वल टू। एक चीज देखिए यहां से क्या आ गया, यहां से x² + 5x, यहां भी x² + 5x, तो ये आपको झमेला कर रहा है और हमको चाहिए इसी का मान चाहिए, इसी का मान चाहिए, तो कैसे निकलेगा? तो एक काम करते हैं, पुट इसके बारे में कुछ मान लेते हैं, कुछ वैल्यू मान, पुट x² + 5y 5x, तो इसको कुछ मान लो, क्या मानना है? t मान लो, ये t दिया हुआ है, तो ये आपका t आ गया, या a मान लो, a मान लिया, तो यहां पे ये इसका पूरा a माने, तो यहां भी a और यहां भी a और 6 और +9 इक्वल टू 0। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी अगर है तो बताना मेरे भाई, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत अगर परेशानी कुछ वगैरह आ रहा है तो बताना, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करते हैं, ये a² और ये -6a + 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या ये वही फॉर्मूला a² -2ab और +b², तो ये आ गया a - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a बराबर आ गया कितना? 3। a बराबर 3 कहने का मतलब a बराबर 3 मतलब यहां से आ गया a बराबर 3 निकाल दिए, मतलब x² + 5x का 3 आ गया, तो 2 इंटू इसका मान आपका आ गया कितना? 3 और यहां आ गया 7, 7 6 13, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन को आप देख पाए और समझ पाए किस तरीके से इससे रिलेट करके इसको हम सॉल्व करने की कोशिश की? सबसे पहला दिमाग यहाँ पे पूछ रहा है, नीचे में कुछ बटा में नहीं है, यहाँ बटा में, पहले इसको बटा में हटाने दो, तो इसको क्या किए, उधर गुना कर दी, बटा से खत्म हो गया, बटा से मुक्त हो गए, फ्रैक्शन से मुक्त हो गए। अब यहाँ पे देखें, हमको टर्म देखने को मिला 2x² + 10 है, 2 कॉमन किए, x² + 5x,
तो यहां से हमको देखने को मिला कि x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ रहा है, कर दिए। फिर इसको इसके साथ कर दो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सर बाय ऑप्शन नहीं बन सकता, बाय ऑप्शन नहीं बनेगा मेरे भाई, बाय ऑप्शन तो नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक का वैल्यू नहीं है, ये पूरी टर्म का वैल्यू है, ठीक है। बाय ऑप्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। कर n को 7 से विभाजित किया जाए तो 3 शेष बचता है, और निम्न में से किसी को 7 से विभाजित करे शेषफल 0 बचे, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अरे n को आप 3 मानते हैं, इसमें 3 रखेंगे प्लस 4, देखो 7 हो गया, मतलब 7 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0। यहाँ n के मान जो शेषफल आए उसी को मानेंगे, 5 3 8, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो रिमाइंडर आता है उसी को मैंने मानते हैं, नहीं बिना पुट किए नहीं होगा भाई। दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं पर किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं। चलो देखो यहां से दो समबाहु किस समद्विबाहु समकोण, ये समद्विबाहु समकोण है। समद्विबाहु समकोण का मतलब ये 90 डिग्री है और ये भुजा भी बराबर। अब कह रहा है यहां पे देखो समकोण त्रिभुज के कर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है कर्ण पर, एक ये बना हुआ है, और एक आपका कह रहा है कि परपेंडिकुलर लंबवत भुजाओं पर किसी एक पे, चाहे इस पे किसी पे बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ये अगर 1 का रेशियो है, ये भी 1 का रेशियो है, तो ये आपका √2 होगा। अगर ये √2 होगा तो ये भी √2 होगा, क्योंकि ये और ये तीनों बराबर होता है, ये और ये तीनों बराबर होता है। तो ये 1 1 और ये √2 का रेशियो, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 1 1 1 1, अगर ये 1 माने ये 1 माने तो ये √2 मान लो, ये मान सकते हैं, क्योंकि ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। तो यहां से अगर बात करें, हमको निकालना क्या चीज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। करा दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कर्ण पर जो बना है उसको हम H माने हुए हैं, और जो इस पे बना हुआ है उसको माने हुए A है ना, क्रमशः दिया गया। तो पहले कर्ण पर बना है तो वो H। अब यहां से आपको निकालना है A/H निकालना है। इसका एरिया क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, और इसका भी आपका √3/4 भुजा स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, और ये तो कट जाता, हम पहले भी अगर नहीं लिखते तो दिमाग में अगर है तो ये भुजा का स्क्वायर, इसका भुजा का स्क्वायर कर दे, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये 1/2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया, और इसका आंसर आ गया 1/2। बहुत जबरदस्त सवाल थे, और सवाल को हम लोग देख पाए, और बहुत 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 बढ़िया सवाल इस पे था, ठीक है भाई। कर एक परीक्षा में 10 छात्रों की प्राप्तांक अंक नीचे दिए गए हैं, तो इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है, सबको जोड़ दो, माध्य निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, बस आ जाएगा आंसर। जोड़कर आप इसका उतना समय हम नहीं देंगे इसमें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जोड़ने के बाद बताओ कितना आता है। जोड़ने के बाद ये आ रहा है टोटल 718 बटा 10 कर दो, क्योंकि 10 संख्या टोटल है, तो 7। इसमें क्या हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना भाई, बोल दो। इसमें तो जोड़ना है, जोड़कर संख्या से डिवाइड करना है, इसमें ज्यादा समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक प्रयास बैच है जो पीआरटी और कॉमन पेपर के लिए है। पीआरटी और कॉमन पेपर के लिए प्रयास बैच, ये आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी प्रैक्टिस और थ्योरी भी चलेगा, अनलिमिटेड वाचिंग है, और पीडीएफ नोट्स और बोर्ड, और इसी का आपका जो क्लास चल रहा है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे
जो पीआरटी और कॉमन पेपर के लिए होगा। मतलब ये कॉमन पेपर के लिए और पीआरटी के लिए, दोनों के लिए आपका उतने ही सवाल करवाएंगे जितना आपके पीआरटी में और कॉमन पेपर में पूछा जाता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करवाना है। इसमें ज्यादा सवाल भी नहीं करवाना है, ज्यादा सवाल नहीं, कम से कम सवाल देकर, कम से कम सवाल देकर और कॉन्सेप्ट के साथ, कम से कम सवाल देकर कॉन्सेप्ट के साथ पूरे टॉपिक को ले जाएंगे। और ये 299 में आपका ये बैच मिल रहा है, तो जिसे भी चाहिए वो परचेज कर सकते हैं। और आपके भाई बंधु जो होंगे उसको भी बता सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका 1 to 5 जो होगा, 1 to 5 मैथ्स और रीजनिंग के को अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो रिजल्ट आपका 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि नहीं होगा। तो मैथ प्लस रीजनिंग को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी उपाय नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। करा दी गई आकृति है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग हैं। ये 8 सेंटीमीटर वाले हैं और ये आपके 20 सेंटीमीटर वाले हैं। एक बात समझेंगे, ये त्रिभुज का एरिया निकालना है और ये त्रिभुज आप जो देख रहे हैं, नहीं लग रहा कि आपको ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा? कहिएगा सर कैसे? ये त्रिभुज बड़े त्रिभुज के लिए जैसे मानते हैं इसको ए बी सी डी ई, इतना ही मान लो। ये त्रिभुज ए बी सी में ये एंगल, एस ए डी ई में ये एंगल कॉमन होगा और ये दोनों आपका, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। और जब ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल जितना होगा ये भी उतना होगा। मतलब हम कह सकते हैं इसके सारे एंगल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी से। अगर ये त्रिभुज समरूप हो गया, जब ये समरूप हो गया तो अगर ये समरूप एक जैसा दिखने लगे तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो बराबर हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो डी बटा इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 20, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एडी मतलब 8, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये 20 से 20 कट गया। 1 मिनट का गलती कर दिए, हमको निकालना क्या चीज है, ये मान है, ये मान निकालना है। 20 और 8 28 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 28, ये सभी पूरा लेंगे ना 28, तो यहां से आपका डी ई का मान आ जाएगा। तो देखो ये 5 चौक, ये 7 चौक, ये आ जाएगा 8 पंचे 4 पचे 40/7 आएगा, यही आएगा ना? ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये 40/7 आएगा और यहां से हम ये कर दें तो हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें होगा हाफ, बेस आपका 8 है, और हाइट आपका आ गया 40/7। तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में, तो ये आंसर आ गया 160/7। सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये आ गया इसका सही आंसर। यहाँ पे मीडियन निकालना है तो मीडियन का सबसे पहली बात करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मीडियन निकालना है, एन यहाँ पे 8 दे रखा है, तो मीडियन जब निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए 8 बटा प्लस
8/2 + 1 वापस, तो चौथा पद प्लस 5/2 कर देंगे। ठीक है, यही आएगा। मतलब आपको चाहिए क्या चीज, आपको चाहिए चौथा और पांचवा, और ये चौथा और पांचवा जो चाहिए वो किस में, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर चाहिए तो ध्यान लीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमको खोज रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो सबसे छोटा पहले हम देखना है, सबसे छोटा ए में से ज्यादा जो घटा होगा वही छोटा होगा, सबसे छोटा। मतलब सबसे छोटा आपका ये होगा पहला, जो ए में सबसे ज्यादा घटा होगा वही, कोई भी संख्या में सबसे ज्यादा घटेगा तो वो छोटा होगा। तो ये आपका दूसरा हो गया, 2.5 घटा है, 2.5 सॉरी ये दूसरा नहीं होगा, 3.5 ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा चौथा। और पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा आपका ये हो गया। तो यहां से आप चौथा की बात करें तो a/a-2 प्लस यहां से आ गया बाय 2, तो ये आ जाएगा a-1.25, ये आ जाएगा 1.25 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है कि यदि किसी अनंत गुणनतर श्रेणी का प्रथम पद कहने का मतलब a बराबर दिया हुआ है x, और इसका समेशन जो दिया हुआ है इनफिनाइट, मेरा क्लास लेट हो रहा है, हम नवीन सर वीडियो बना रहे हैं, आज 10% पहले छोड़ दिए तो तुम क्लास में। अच्छा, ये करा लेते हैं। ठीक है, अब बात समझिएगा, Sn की अगर 8 बोला गया है तो एक बात समझिएगा, S8 का ये दिया हुआ है, तो हम जानते हैं इनफिनाइट टर्म का जो योगफल होता है, जब ये कह रहा है कि ये जीपी में है, ये आपका देखिएगा जीपी टर्म में है, और ये हम कह रहे हैं जीपी टर्म में, तो यहाँ पे Sn जो इनफिनाइट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n a-1/r, इनफिनाइट टर्म रहेगा तब इसका समेशन ये होता है। अब एक बात बताइए, इनफिनाइट टर्म का योग की बात किया तो यहाँ 5 होगा, और यहाँ पे a आपका x है और 1 - r है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, r जो होता है वो -1 से लेकर आपका +1 तक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये -1 से लेकर ये आपका कहां तक होगा, ये 1 तक होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम r की मान को निकालते हैं, तो ये 1 - r 5 + x, तो यहां से r की अगर बात करें तो 5r, एक मिनट जरूर, यहां 1 - r करें तो ये x/5 आ गया। r की बात करें तो वो r उधर चल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1 + x/5। देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्या कोई दिक्कत है यहां तक, देख लो। ये आपका 1 मिनट गलती की, ये इधर आएगा तो 1 - x/, ये r आ गया। ठीक है, बात समझे यहां तक, कोई दिक्कत अगर किसी को है तो, परेशानी है तो बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू यहाँ पे कितना है, r की वैल्यू निकालने की बात करें, r की वैल्यू इतना है, तो 1 - x/5
अब हमको चाहिए यहां से 1 को हटाना है, तो 1 को हटाना अगर चाहते हैं तो दोनों तरफ आपको -1, यहां भी -1, अगर ये दिया दोनों तरफ, अगर हमको 1 को हटाना है, यहां से 1 को हटाना है तो 1 यहां पे -1 है तो यहां भी -1 कर दो, यहां भी -1, यहां भी -1, +1 दे रखा है, -1 करेंगे तो यहां से ये कट गया और ये आ गया -2 और यहां आ गया x/5 माइनस और ये आ गया 0, ये आ गया क्या 0 आ गया। अब जब ये 0 आ गया, एक बात समझिएगा, जब 0 आ गया तो एक बात समझिएगा, अगर हम यहां पे माइनस से दोनों तरफ अगर गुणा करेंगे, दोनों तरफ माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये माइनस से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे x/5 और ये भी आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी माइनस से गुणा करेंगे तो ये साइन भी आपका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, तो ये 5 दूनी 10, मतलब x जो होगा वो आपका ये आ गया, इसका सही उत्तर x जो हो गया वो आपका ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ठीक है भाई। सर मैंने टाइप किया क्वेश्चंस करवाएं प्लीज, सब चैप्टर का अलग अलग। ठीक है, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां कह रहा है कि 33 से लेकर 92 तक एक संख्या है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहां पे टोटल टर्म कितना है। टोटल अगर टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म +1 कर देते हैं और बटा में 1, क्योंकि एक एक का अंतर है तो नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये आपका टोटल टर्म 60 हुआ। यहां कह रहा है कि इसमें से जो कार्ड है उस पर लिखा हुआ आपका नंबरिंग, इसमें से वैसे कार्ड निकालना है जो एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता निकालना है, तो पूर्ण वर्ग होने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 33 के बाद आपका एक 36 ऐसे जो कार्ड पे लिखा हुआ जो एक पूर्ण वर्ग बन सकता है, 49 बन सकता है, 64 बन सकता है, 81 बन सकता है। इस तरीके से टोटल आपका 4 नंबर हुए जो पूर्ण वर्ग बन सकते हैं। टोटल संख्या 60 है, उसमें से 4 ऐसे संख्या जो पूर्ण वर्ग बनेंगे, तो यहां से आंसर आ गया 1/15। आंसर सी इज द राइट आंसर, आंसर सी आ गया। कुंदन कुमार कह रहे हैं सर TRE 4 का न्यू बैच कब से आएगा प्लीज बता दीजिए। तो TRE 4 का बैच आपका कौन से बैच की बात कर रहे हो? छठ पूजा के बाद एक बैच आने वाला है, लेकिन कौन सी बैच की बात करो, अभी ऑफर भी है, ऑफर भी आपका है सभी बैच में। ये दुर्गा 30 करके है, पूरा कोर्स में आपका छूट दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। 30% का छूट दे रखा है, कोड आपको दुर्गा कोड रखना पड़ेगा 30। ठीक है, तो यहां से ये आंसर आ गया 8। ठीक है, कह कि n संख्याओं का 42 दिया हुआ है औसत, n संख्याओं का औसत अगर 42 दे रखा है, कह रहा है कि इस संख्या का 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि और शेष संख्याओं में 8 की वृद्धि होगा। तो एक काम करते हैं, 75% को आप लिख सकते हैं कि 75% को आप लिख सकते हैं 3/4। हम मान लेते हैं कि यही 4 आपका n है, n आपको मान लेते हैं कि यही 4 है, हम n मानते हैं कि ये आपका जो 75/3/4 मान लेते हैं n 4 है। इसमें से 3 जो संख्या था उस पे क्या किया, 4 की वृद्धि किया, तो 4 तिया 12 वृद्धि हो गया। अब इसमें जो शेष संख्या बचा तो शेष संख्या 1 बचा, इसमें कह रहा कि 8 की कमी कर दिया गया, तो -8 की कमी कर दिया। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे इधर 12 की वृद्धि हुआ, इधर 8 की कमी कर दिया, तो आपका ओवरऑल 4 बढ़ा। तो यहां से आपको निकालना कि एवरेज अब कितना होगा। तो पहले एवरेज 42 था और ओवरऑल 4 बढ़ा, ये होने के बाद वृद्धि और कमी होने के बाद 4 बढ़ा। संख्या आप क्या माने हुए हैं, 4 माने हुए हैं। 4 से इसको काट देंगे तो ये आपका 43 आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा, ये आपका लेट किए हुए n बराबर। ठीक है, लेट किए हुए n बराबर। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
यही इसका आंसर आ जाएगा। और देख पाए यहाँ पे हम 4 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, उसपे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका जितना है वही आएगा। ठीक है, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो 42 था प्लस n का 3/4 कितना बढ़ रहा है 4, कितना बढ़ रहा है 4 वृद्धि हो रहा है 3 संख्याओं के लिए, 3 के लिए नहीं, इतना के लिए, प्लस जो शेष आपका बचा हुआ है n/4, उसमें आपका कमी हुआ -8/n। आप ऐसे बेसिक करना चाहेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, करा कि एक स्कूल में लड़कों और लड़की की संख्या बॉयज और गर्ल्स के रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:3 दे रखा है। करा कुछ नए लड़के और लड़कियां 5:7 के अनुपात में शामिल हो जाते हैं, तो अब इस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 1200 हो जाएगी। तो स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो जाता है, ये आपका 7:5 हो जाता है। एक बात समझिएगा, बाहर से जो आया है लड़का लड़की, तो ये 5x और ये 7x आया है। अरे बाहर से आया है तो ये बाहर से आया है, तो लड़की लड़के लड़के के साथ जुटेंगे, तो ये +5x और इसको +7x निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करके यूज कर लो। मतलब ये पहले था, इसमें इतना आने के बाद रेशियो 5:7 हो गया, तो 5 × 5 = 25, 4 × 7 = 21, ये आपका 4 यूनिट आ गया। इसको अगर गुणा करते हैं 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, तो ये आपका आ गया 24x। मतलब 4 यूनिट की अगर बात करें, 4 यूनिट का मान आपका 24x आ गया। ठीक है, तो टोटल आपको निकालना, पहले कितना थे, पहले कितना थे, तो यहां पे 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का यूनिट निकालना है। 8 यूनिट आपका कितना है, 5 × 3 = 8, 8 इसमें दुगना की, तो इसमें भी दुगना हो जाए 48x। मतलब पहले आपका टोटल आपका कितना था 48x था। इस बात को समझ पाए, यही आया था बाहर से और 1200 कर दिए, इसको आने पर ये हुआ 1200 हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर बात करते हैं, देखिएगा प्रारंभ में आपके पास इतना था, प्लस यहां पे आया कितना लड़का 5x आया, लड़की कितना आई 7x आया। जब पहले इतना था, लड़की भी आया और लड़का भी आया, और लड़का लड़की जब आया तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 1200 आ गया। तो पहले इतना था, अब लड़की भी 5 के अनुपात में और 7 के अनुपात में, सब में x माने, ये आ गया 1200। तो यहां से आ जाएगा आपका 8 7 5 12, x बराबर हो जाएगा कितना 20, x बराबर 20 आ गया। तो पूछ रहा है नए एडमिशन से पहले छात्रों की संख्या कितना था, तो एडमिशन से पहले 48x का निकालना है, तो यहाँ पे 20 कर दिए, तो ये आपका 960 आ गया। आंसर आपका ये आ गया 960। अगर कहीं दिक्कत हुआ तो बताएंगे, ये चीज समझा दी। अब अगर नहीं समझ पाए तो इसको फिर से अगर बताने, अगर किसी को डाउट हुआ तो वो पूछ सकते हैं, उसको हम बताने की फिर से कोशिश करेंगे। तो ये 960 आ गया इसका सही आंसर। मतलब पहले था आपका 5:3, और जब ये 5 लड़की 5:7 के अनुपात में जब एंट्री हुआ तो 7:5 हो गया। तो 7:5 होने के लिए +5x मान लिए लड़का आया, 7x लड़की आया। क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट की गुना किए तो 4 यूनिट बराबर 24x। तो हमको निकालना प्रारंभ का, तो प्रारंभ का 5 3 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का मान निकालना, तो 48x। अब जानते हैं 48x पहले था, फिर 5x लड़का आया और 7x लड़की आया, सब जोड़कर 1200 हो गया। तो यहां से x का मान 20 आ गया और निकाल दिए इसका आंसर। क्लियर है, इसका आंसर को हम लोग फाइंड आउट कर दिए। ठीक है,
यहां पे बताइए टेन स्क्वायर एक्स है, तो टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या मान सकते हैं, यहां लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा या एक्स -1। ये आपका आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स, और 3 में यहां पे 2 चल गया, इक्वल टू 0। ये -2 और बटा में -2 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। सेक एक्स का वैल्यू 1, और ये 1 तभी होगा देख लो कहीं गड़बड़ उड़बड़ नहीं की है। 0 डिग्री आ गया, नॉन ऑफ दीज आ गया, ठीक है ना, ये आ गया नॉन ऑफ दीज। ठीक, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की बात करते हैं। आप जानते होंगे, आप एक जानते होंगे इस बात को, देखिएगा थ्योरी है यार, कह रहा है कि यहां से एक लंब है आपका, ये लंब है, और एक आपका यहां पे ये बोला गया ये ए है, बी है, और ये सी है, एम लंब है, और यहाँ पे एन जो है आपका ये समद्विभाजक है ए एन। समद्विभाजक कहने का मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो। तो इस स्थिति में अगर ये एंगल निकालने की अगर बात करें तो ये वाला एंगल दिया होना चाहिए। तो यहां से एक बात समझिएगा, अगर ये एंगल को आपको निकालना रहेगा, है ना, जब परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल की बात करेंगे तो ये हाफ इंटू एंगल बी माइनस एंगल सी। ये इसलिए हम मोड लगा दिए क्योंकि हो सकता है ये छोटा हो ये बड़ा हो, तो इसलिए नेगेटिव ना है, इसलिए हम लगा दिए। ये चीज आप समझिएगा। अब देखो यहां से आपको क्या दिया हुआ, 78 दिया है, और ये मान निकालना है, और ये 24 दिया हुआ है। तो यहां से आ जाएगा 78 में से आर घटा देंगे तो ये आपका आ गया कितना, 24। 24 दूनी 48, तो 48 हो गया। तो यहां से हम कितना घटा देंगे, आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, आर का मान आपका सी आ जाएगा, 30 डिग्री इधर 10 होगा सर। कहां पे 10 होगा, एमडी नूर कहां पे बोल रहे हैं भाई, ओ 0 डिग्री यहां पे दिया हुआ ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइएगा जल्दी फटाक से। देखिए यहां पे आप ऐसे भी 0 मार सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर 0 मार दो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 0 तभी आएगा जब ये 45 डिग्री रखेंगे और ये भी 45, क्योंकि 45 डिग्री 1/√2 और ये भी 1/√2 होता है, और 1/√2 माइनस 1/√2 0, तो यहाँ भी 1/√2 का क्यू 1/√2 का क्यू करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। बस डायरेक्ट आंसर आ गया 0, इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। ये देखिए आपका मैथ्स टेस्ट है जो 99 रुपया में 20 सेट आपका 40 क्वेश्चन डेली चलता है, और सेशन 5 चल रहा है। तो अगर ऑफलाइन आप यहां रहते हैं तो पटना में आके ऑफलाइन आप मार सकते हैं, और ये ऑनलाइन प्राइस है लेकिन ऑफलाइन भी चलता है, और ऑफलाइन में आपको अगर टेस्ट देना है तो ऑफलाइन में मजा कुछ अलग है। आपको एक प्रेशर रहता है, एक टाइमिंग का प्रेशर रहता है, और एक भीड़ का प्रेशर रहता है, और आपको फील होगा कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से एग्जाम देते हैं और आप महसूस करते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक में आप जो प्रेशर से कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, वो चीज आप यहां से पहले ही डर को खत्म करना है। तो टेस्ट जब भी मारिए तो ऑफलाइन में आके मारिए, और ऑफलाइन में आके मारिएगा तो अपने आप को लगेगा कि हम एग्जाम में बैठे हैं, और अपने आप को अपग्रेड कीजिएगा, अपने आप लोग को मजबूत कीजिएगा। सेशन 5 पर भी डिस्काउंट है, नहीं ये सब पे डिस्काउंट नहीं है। जो मेन फी है आपका 500 के ऊपर में, जो 500 ऊपर के जो प्राइस का है वो आपके उसमें डिस्काउंट है, ठीक है। मतलब इसमें भी डिस्काउंट लेना चाह रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भाई है। कह कि 2400 रुपया में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी गई। अब कह रहा कि मेज
और कुर्सी, मेज कह रहा है कि यहां पे देखो 12% का डिस्काउंट लाभ दे रहा है और ये आपका 10% का दे रहा है। और ओवरऑल की बात किया गया, ओवरऑल आपका 4% का लाभ हुआ। एक बात बताइए कि मेज और कुर्सी दोनों का दाम 2400 दे रखा है, एक पर बोला कि 12% का लाभ हो रहा है, एक पे 10% का हानि हो रहा है। जब ओवरऑल देखा तो उस पे 4% का लाभ हुआ। तो बताइए यहां पे आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं भाई, यहां पे एलिगेशन लगा सकते हैं और एलिगेशन हम लोग लगा दिए। तो यहां -10, यहां 4, तो यहां पे अंतर हो जाएगा 14% का, यहां पे अंतर हो जाएगा 8% का। तो यहां से रेशियो कट जाएगा, ये 7 का रेशियो और ये 4 का रेशियो। देखो यहां लाभ और हानि की बात कर रहा है, तो लाभ और हानि की अगर बात करें तो लाभ हानि किस पे होता है, सीपी पे होता है, ये सीपी का रेशियो आएगा। तो यहां पे एक बात बताइएगा कि 2400 आपका दोनों मिलकर है, तो दोनों मिलकर 7 4 11 है। निकालना किसको है मेरे दोस्त, निकालना है मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, तो मेज का क्रय मूल्य 7 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ समथिंग आएगा, लेकिन आपको निकालना है किसमें, पूर्णांक तक सही नहीं निकालना है। इधर पॉइंट में समथिंग आएगा लेकिन आपको पूर्णांक में ही निकालना है। तो ए का मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा इतना सही आंसर। ठीक है, एलिगेशन लगा दिए और बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, या अगर नहीं कर पाते तो आपको हम सेट करके दे देते हैं कि अगर ए का, अगर मानते हैं ये एक्स है, इस पे 12% लाभ हुआ है, 112 प्लस 2400 में से x घटा दिए तो ये b का मान वस्तु आ गया, इस पे 10% हानि मतलब 90%, और ओवरऑल पर 2400 पर भूला गया है ये कितना, 4% का लाभ हुआ, 104/। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बेसिक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सर बफरिंग कर रहा है, ठीक हो गया होगा मेरे भाई, बफरिंग तो यहाँ पे नहीं कर रहा है मेरे दोस्त, तो ये इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, अगर कोई कह रहा है संरेख है, कोलिनियर है, कोलिनियर कहने का मतलब ये एक लाइन है, इसी पे एक लाइन और होगा, इसी पे एक लाइन और होगा, मतलब इसी पे एक ही लाइन होगा, सब इसी पे एक लाइन होगा। मान लेते हैं कहीं एक लाइन ए है और बी है, सी है, सब इसी पे लाइन है। तो इस बात को समझिएगा, ये अगर मतलब ऐसे आपको बिंदु दिए हैं और ये बिंदु जब है तो वो एक आपका ये बिंदु है, एक बिंदु आपका मान लेते हैं यहां है और एक बिंदु आपका यहां है और एक बिंदु आपका यहां। अब जब जानते हैं कि एक ही बिंदु, एक ही लाइन पर अगर बिंदु दिया हुआ है तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, या हम कह सकते हैं कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई दो लाइन दिया हुआ है और पैरेलल है, पैरेलल कहने का मतलब या तो पैरेलल है या तो इसी पर है, या तो पैरेलल है या तो इसी के पैरेलल पर एक लाइन और खींचा गया। तो जब भी इस तरीके से अगर आपका दिया रहे तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप आपका क्या होगा, दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मान लेते हैं एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप अगर m2 होगा तो वो भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसी लाइन पर एक और लाइन है तो स्लोप भी हमेशा बराबर होगा, या इसके परपेंडिकुलर है तो ये स्लोप हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। सॉरी, परपेंडिकुलर बोलते हैं, पैरेलल होगा तो इसका भी स्लोप आपका बराबर होगा। ठीक है, तो स्लोप हम यहां से निकाल देते हैं, तो यहां से स्लोप निकाल देते हैं। तो स्लोप अगर निकालने की बात करें, एक बार ये दोनों का स्लोप निकाल दीजिए। तो यहां पे मान लेते हैं m1, तो यहां से अगर करते हैं स्लोप का, देखो फॉर्मूला होता है आप जानिएगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो देखिए यहां से y2 की बात करें तो यहाँ 1 है, 1 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 माइनस 2 तो ये आ गया +2, और यहां से ये आ जाएगा -2। और यहां से अगर निकालने की बात करते हैं कि m1 आ गया, m2 निकालते हैं, एक मिनट रुक जाओ, इसका m1 और इसका m2, ये दोनों का m2 और ये दोनों का m1। तो यहां से m1 निकालें तो यहाँ पे 1 + 2 आ गया और -2 आ गया, ये दोनों बराबर हो गया क्योंकि संरेख में है। संरेख मतलब या तो पैरेलल या तो एक ही लाइन पे है, उसी को उसको भी हम पैरेलल कह सकते हैं। तो यहां से आपका देखेंगे तो k - 1 और 3 में से 5 गया तो ये कैंसिल हो गया और ये दोनों बराबर हो गया, तो k का मान आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, k का मान 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही है, सही है भाई,
ऑप्शन नंबर ए आ गया, इसका सही आंसर आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। करें एक अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, एक निश्चित दूरी है और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, और जब ये जा रहा है तो कह रहा है कि 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, समय से 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, समय से 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अब कर, लेकिन यदि वो इसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो जब ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो क्या कह रहा है यहां से, यहां कह रहा है कि ये आपको कितना मिनट पहले, 10 मिनट लेट से पहुंचेगा। तो यहां पे अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपका 2 ये 3 हो जाएगा। तो यहां टाइमिंग पहले 2 लेता था, 3 लेता था, ये दोनों के बीच का टाइमिंग का गैपिंग कितना है, तो टाइम की गैपिंग यहां पे 1 यूनिट है, लेकिन यहां पे गैपिंग कितना है, तो 1 यूनिट बराबर 22 मिनट है ना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, इस बात को समझिएगा। तो 1 यूनिट बराबर 22 मिनट, तो 2 यूनिट बराबर कितना, 44 मिनट। तो यहां एक बात समझिएगा, ये 44 मिनट आ गया। एक बात समझिए, यहां से अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए उस दूरी को कितनी चाल से तय करना पड़ेगा। तो एक बात बताइएगा, इसकी सही टाइम जो होंगे पहुंचने का, तो सही टाइम जो होंगे क्या होंगे, ये 44 मिनट लिया कौन, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो बताएंगे कि 12 मिनट पहले पहुंच गया, तो इसको समय और लेना चाहिए था, ये 44 मिनट में पहुंच गया, मतलब इसको 12 मिनट कम, मतलब अभी भी 12 मिनट कम लगा, 44 मिनट पहुंचा, मतलब जितना समय लगना था उससे 12 मिनट कम लगा, तो 44 12 कितना, ये आ गया 56 मिनट समय लगेगा। मतलब सही समय में अगर पहुंचेंगे तो सही टाइम आपका 56 मिनट लगेगा। तो आपको निकालना है स्पीड, तो पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस आपका 44 मिनट में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 44 मिनट में डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुना समय 44 तो मिनट में है, तो इसको घंटा में चेंज कर देंगे, ये 10 तो 22/5 आपका ये आ गया, क्या डिस्टेंस आ गया। तो सही समय में गया तो इसका चाल कितना होगा, तो वही निकालना है। तो यहां पे आ जाएगा डिस्टेंस आपका 22/5, चाल निकालना है तो डिस्टेंस को समय से डिवाइड कर देंगे, ये आपका 56 गुना 60 करेंगे, तो मेरे ख्याल से 7 चौक 28 ये आएगा आंसर, देख लीजिएगा यही आंसर आ रहा है, देखो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। तो काट छाट लीजिएगा, इसको आप काट छाट लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा, 4 सही 5/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व जहां पे थोड़ा बहुत डाउट लगे उसको बाद में पॉज करके एक बार वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे, उसको एक बार 2 बार तो समझ में आ जाएगा। फ्रेश से बताएं, हो सकता है कि जल्दी में आपको नहीं समझ पाए होंगे। ए और बी का रेशियो दे रखा है 4:5। कह कि 8 अब से 8 साल बाद, अब से 8 वर्ष बाद आपका रेशियो 11:13 दे रखा है। तो यहां पे 4 वर्ष पूर्व और ये 8 साल बाद, तो 12 का अंतर है, मतलब +12, और यहां भी +12, 13 चौका 52, 11 पचे 55, यहां पर अंतर कितने का, 3 का। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे 12 दूनी कितना, 24 का अंतर, 12 गुना 11 132, और ये आपका आ जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे 3 यूनिट बराबर आपका 24, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, यहाँ गुना करके देख लीजिएगा, अंतर कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 8। अगर 8 आया है, जब 8 आए, 1 यूनिट का मान 8 आए, तो दोनों की वर्तमान आयु की निकालना है, वर्तमान आयु का प्रेजेंट एज निकालना है दोनों का, किसका, A + B का। तो 4 5 9
और 9 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 8, तो ये 8 कर दिए। लेकिन 4 साल पहले तो 4 4 8 साल जोड़ देंगे तो 9 8 72, 8 कितना हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां तक आज की डिस्कशन को हम लोग कंप्लीट किए और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश किए।